नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो आज मैं आपको ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स में बार बार जो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के क्वेश्चनों की, आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। यानी संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है ये किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। और जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, राज्यसभा यह है लोकसभा का ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा ये लोकसभा का यानी ये संसद का ऊपरी सदन होता है। और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 245 सदस्य होते हैं कुल। और इनमें से जो 12 सदस्य है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। और जो नामांकित सदस्य है इन्हें नामित के नाम से जाना जाता है, नामित के नाम से जाना जाता है। तो 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। और जो 233 सदस्य है, 233 सदस्य है, इन सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए जो नामित प्रथम अभिनेत्री थी वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त है ये राज्यसभा जो है, राज्यसभा इसके लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। और जो नरगिस दत्त है ये 1980 ईस्वी के अंदर, 1980 ईस्वी में राज्यसभा के लिए नामांकन मिला इनको। 1980 ईस्वी के अंदर नरगिस दत्त को राज्यसभा में नामांकन मिला। और यह जो नरगिस दत्त है इसे 1958 ईस्वी के अंदर, 1958 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और इन्होंने मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ यानी 1958 अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। इन्होंने जो मदर इंडिया है इसके लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री पुरस्कार है इसे 1958 ईस्वी में जीता था। और पद्मश्री है इनको 1958 ईस्वी में मिला था। और जो नरगिस दत्त है ये 1980 ईस्वी के अंदर राज्यसभा के लिए नामित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो लोकसभा है इसका अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष है ये राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? जो भारतीय सदन है इसके दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। और बात करें भारतीय संसद
तो जो भारतीय संसद है यह भारत गणराज्य की सर्वोच्च निकाय है। भारतीय जो गणराज्य है इसका सर्वोच्च निकाय है। और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं 2 सदनों से जो मिलकर बना है। जो संसद है भारतीय संसद ये राष्ट्रपति एवं 2 सदन यानी लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बना है। और बात करें भारतीय संसद की तो भारतीय संसद की जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संसद की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और जो इसका मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संसद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी धन विधेयक को जो है विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। धन विधेयक यानी जो धन विधेयक है, धन विधेयक को लोकसभा के अनुमोदन के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा से अनुमोदन मिलने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आगे भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो कौन सी समिति है जिसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नियम समिति। नियम समिति का जो अध्यक्ष है, नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष है ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति यानी लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों पर विचार करना तथा इन नियमों में ऐसे संशोधन तथा परिवर्तनों की सिफारिश करना जो आवश्यक है समझी जाए, यही नियम समिति है। और बात करें नियम समिति तो नियम समिति के अंतर्गत जो लोकसभा है, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा की जो नियम समिति है, राज्यसभा की नियम समिति इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं। और लोकसभा की नियम समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है तो इसका निर्णय है ये कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णय किया जाता है कि यह धन विधेयक है। और जो धन विधेयक है ये अनुच्छेद 110 में इसका प्रावधान दिया गया है। धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया है, यानी 110 में के अनुसार ये निर्णय किया जाता है। बी, धन विधेयक है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक के रूप में निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका आंसर होगा बी, जो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ये संयुक्त यानी सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशनों को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। यानी इसका प्रावधान है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, यह अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और बात करें संयुक्त अधिवेशन की तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अनुच्छेद 118 में दी गई है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रावधान अनुच्छेद 118 में दिया गया है। और इसके अनुसार इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके खिलाफ जो है प्रथम स्पीकर के रूप में यानी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
यानी गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है ये 18 दिसंबर 1954 ईस्वी को 18 दिसंबर 1954 ईस्वी को जीवी मावलंकर के खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये पारित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? जो लोकसभा महासचिव है जो लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्पीकर, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। जो लोकसभा महासचिव है इन्हें लोकसभा सचिवालय का प्रमुख है इसके लिए नियुक्ति है ये स्पीकर के द्वारा की जाती है। यानी लोकसभा महासचिव यानी यह लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। लोकसभा महासचिव है यह लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। और महासचिव का जो पद है ये भारत में कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। और बात करें वर्तमान में लोकसभा महासचिव की तो जो उत्पल कुमार जो सिंह हैं ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष है ये कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे राइट आंसर बी, अनंत सेनम अयंगर यानी श्री एम अनंत सेनम अयंगर है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। और ये उपाध्यक्ष के तौर पे यानी उपाध्यक्ष के पद की बात करें तो ये 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक है यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर रहे थे। और बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और जो जीवी मावलंकर है ये प्रथम अध्यक्ष के तौर पर जो पद पर है ये 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक रहे थे। जीवी मावलंकर है ये 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? निम्न में से कौन है जो लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोकसभा अध्यक्ष है ये लोकसभा के अंदर नेतृत्व करता है। और बात करें वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जो बिरला है ये वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री है ये संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री को उसके गोपनीयता पद है इसकी शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। और बात करें प्रधानमंत्री की तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो 75 जो अनुच्छेद है इसमें प्रधानमंत्री के लिए प्रावधान दिया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और बात करें प्रधानमंत्री तो जो प्रधानमंत्री है ये मंत्री परिषद का नेता होता है।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और जो प्रमुख कार्यकारी शक्तियां हैं ये भी प्रधानमंत्री में निहित होती है, यानी कार्यकारी जो शक्तियों का प्रयोग है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री है तो इनको राइट आंसर होगा ए, नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और जो ये नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जो प्रधानमंत्री का पद है इसमें सर्वाधिक समय तक कौन है जो आसीन रहा या सर्वाधिक समय तक इस पद पर कौन रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहे थे। और बात करें तो आज़ादी के बाद बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये 5 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक 5 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 ईस्वी तक पद पर रहे थे, यानी लगभग 16 साल और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ लिया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर कितने वर्षों तक रहे थे तो 16 वर्ष और 286 दिनों तक। और बात करें दिनों की तो लगभग 6130 यानी 6130 दिनों तक प्रधानमंत्री पद इन्होंने संभाला था। और बात करें दूसरे नंबर की तो यानी प्रथम नंबर के प्रधानमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक पदभार है यानी संभाला, और दूसरे नंबर के हैं इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है, ये अपने पद पर रही थी। जो इंदिरा गांधी है ये 24 जनवरी 1966 ईस्वी से लेकर 24 मार्च 1977 ईस्वी तक पद पर रही थी। और इंदिरा गांधी लगभग 11 साल और 59 दिनों तक शासन किया था। 11 साल और 59 दिनों तक शासन किया था। और दूसरी बार फिर जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक शासन किया था। और इस बार 4 साल यानी 4 वर्ष और 291 दिनों तक शासन किया था। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे नंबर पे पूछे तो दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ऐसा कौन सा भारत का प्रधानमंत्री है जो एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक बार प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद दोबारा से पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजीव गांधी। राजीव गांधी है ये सबसे कम उम्र में यानी 40 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की उम्र के अंदर जो प्रधानमंत्री पद है इस पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। तो राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और बात करें कौन से सन में प्रधानमंत्री बने थे तो दो राजीव गांधी है ये 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। जो भारतीय संविधान है ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से
एक है। तो इस प्रकार इसका वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी भारत का संविधान है ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? भारतीय संविधान के अंदर कौन सी जो व्यवस्था है ये इंग्लैंड से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से ली गई थी। और बात करें तो जो नागरिकता है ये इंग्लैंड से ली गई थी। विधि निर्माण है ये भी इंग्लैंड से ली गया। और जो संसदीय प्रणाली है ये भी इंग्लैंड से ली गई थी। और जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये भी इंग्लैंड से ली गई थी। तो जो ये चारों व्यवस्था है ये इंग्लैंड से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा नहीं सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पाकिस्तान की स्वीकृति। जो पाकिस्तान की स्वीकृति है ये कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही कथन नहीं है। यानी प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार और भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल, ये तीनों कथन भारतीय जो कैबिनेट मिशन है इसके अंतर्गत सही है। लेकिन जो पाकिस्तान की स्वीकृति है ये भारतीय कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीय को वर्ष 1947 में जो सत्ता सौंपने की योजना है इसको किस नाम से जानी गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, माउंटबेटन योजना। यानी 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपी गई थी इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और बात करें माउंटबेटन की, तो जो माउंटबेटन है इसने 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने अपनी योजना है ये प्रस्तुत की थी, जिसमें राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। जो माउंटबेटन योजना है इसके अंतर्गत 3 जून 1947 ईस्वी को राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा है ये प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है? जो मिंटो मार्ले है इसके सुधार का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली है। और बात करें मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य यानी उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना, ये ही मार्ले मिंटो का अधिनियम है। और बात करें मार्ले मिंटो यानी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक जो निर्वाचन है इसका जनक माना जाता है। जो लॉर्ड मिंटो व्यक्ति है इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और लॉर्ड मिंटो ने भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। जो लॉर्ड मिंटो है ये भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। और बात करें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की, यानी जो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम है ये कब हुआ पूछ लिया जाए तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो जो है सुधार अधिनियम है ये 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा
सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं ये भारतीय सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और बात करें अस्थायी अध्यक्ष की यानी इनको अध्यक्षता कब मिली तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यानी प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो है संविधान सभा इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बात करें यानी इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। भारत में जो वेद प्रभुसत्ता है ये निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति में। भारत के अंदर वेद प्रभुसत्ता है ये राष्ट्रपति में निहित है। यानी जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति संघ का सैद्धांतिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति संघ का सैद्धांतिक और संवैधानिक प्रधान होता है। और संघ सरकार के समस्त कार्य हैं ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने जो है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का जो है अधिकार दिया? तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद जो भारतीयवाद है। केशवानंद भारतीयवाद ने संसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया। अब पूछ लिया जाए केशवानंद भारतीयवाद के बारे में तो 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को 24 अप्रैल 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती है ये केरल राज्य मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का इन्होंने ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। 24 अप्रैल 1973 ईस्वी में जो केशवानंद भारती है इन्होंने केरल राज्य के मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? संविधान के अंतर्गत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश है इसे जारी करने का अधिकार है ये किसके अंदर निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। उच्च तथा जो उच्चतम न्यायालय है इन दोनों के पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार है ये संविधान के अंतर्गत दिया गया है। और बात करें प्रत्यक्षीकरण की यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह एक कानूनी आज्ञा पत्र होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सके। और बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की तो इसका उल्लेख है जो संविधान का अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। और बात करें मूल अधिकारों की कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कुछ विधियों के व्याकृति के अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो सब अधिकार है ये मूल अधिकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।